हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रैक इट 2020 सीरीज थर्मोडायनेमिक्स का ये सेकंड लेक्चर है जो टोटली डेडिकेट होने वाला है थर्मोडायनेमिक्स सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी पे। हम टोटल 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट करेंगे। इट मींस हम टोटल 40 क्वेश्चंस इसके लेने वाले हैं। इन 40 क्वेश्चंस में मैक्सिमम होंगे हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इन 40 क्वेश्चंस की हेल्प से हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और एंट्रोपी का हर एक एरिया को टच करेंगे ताकि हमारी रिवीजन स्मूथली हो जाए और एक सिस्टमैटिक वे से हो। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको भी ये पता है कि अगर आप जितनी मर्जी डीप नॉलेज ले लीजिए, जितनी मर्जी थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स को आप पढ़ लीजिए, जब तक आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को नहीं लगाया या उसके क्वेश्चंस को नहीं लगाया उसी पर्टिकुलर कंसेप्ट के, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो हम क्या कर रहे हैं, हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कुछ ऐसे सिस्टमैटिकली ढंग से डिवाइड किया है कि सीक्वेंस वाइज आपकी रिवीजन होती चली जाए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी टच होते रहे, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा कि जो मैंने कंसेप्ट पढ़ा है उसको मैं अप्लाई भी कर सकता हूँ। तो पूरी की पूरी हमारी क्रैकेट टीम, आपकी एसएससी जेई हो या आरआरबी जेई हो, स्टेट लेवल के जेई के एग्जाम हो, पूरी डेडिकेट है जेई एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपका ड्रीम और आप पूरी डेडिकेट हैं एसएससी जेई एग्जाम के लिए, आरआरबी जेई एग्जाम के लिए, तो हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको पूरी नॉलेज एक सिस्टमैटिक ढंग से मिलने वाली है। जो एक कोचिंग सेंटर पे आप 30 से 50,000 रुपीज खर्च करते हो, वो सिर्फ इसलिए कि आपको एक सिस्टमैटिक ढंग से रिवाइज करवाया जाए, एक सिस्टमैटिक ढंग से कंसेप्ट को क्लियर करवाया जाए, आपके टेस्ट सीरीज आपको दी जाए जिससे आपकी तैयारी पूरी जोरों पे रहे। तो यहाँ पे हमारे चैनल पे आपको हर एक कंसेप्ट को सिस्टमैटिक ढंग से ही मिलेगा और पूरी डेडिकेट है हमारी टीम जूनियर इंजीनियर एग्जाम के लिए। तो अभी मैं चलता हूं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स गो। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर ए रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज जीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव और अनडिफाइंड। यहाँ पे सबसे पहले आपको एंट्रोपी के बारे में पता होना चाहिए कि उसका बर्थ कहाँ से हुआ। तो आपको मैं बता दूं, थर्मोडायनेमिक एब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर एक कंसेप्ट है, वहां से आपके पास आता है Q1 by Q2 इज इक्वल टू T1 by T2। यहाँ पे ये तभी पॉसिबल है अगर आपका कोई सोर्स टेम्परेचर T1 से है, वहां से आपने हीट ली है और आपका हीट इंजन है जो कि रिवर्सिबल है, यहां से आपने हीट को रिजेक्ट किया T2 पे, तो यहाँ पे आपके पास ये कंसेप्ट आता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो Q1 by T1 इज इक्वल टू Q2 by T2, और इस कंसेप्ट के आगे आप लिख सकते हो Q1 by T1 प्लस Q2 by T2 इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी यहाँ पे हीट रिजेक्टेड हुई है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो कि समेशन इन द साइक्लिक प्रोसेस Q by T इज इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए आप, अगर मैं इसको साइक्लिक इंटीग्रल फॉर्म में लिखना चाहता हूं, अब साइक्लिक इंटीग्रल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इन द रिवर्सिबल साइकिल। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डेल्टा क्यू बाई टी इन द रिवर्सिबल साइकिल और उसका साइक्लिक इंटीग्रल इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि साइक्लिक आपने हीट इंजन यूज किया। तो यहां पे अगर ये इक्वल टू 0 है, आपको पता है साइक्लिक इंटीग्रल 0 किसका होता है? पॉइंट फंक्शन का। पॉइंट फंक्शन क्या होता है? प्रॉपर्टी। तो इट मींस यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आने वाली है, वो क्या होगी? तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, अब साइक्लिक इंटीग्रल 0 होता है किसी प्रॉपर्टी का, वही प्रॉपर्टी है एंट्रोपी। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूं चेंज इन एंट्रोपी। अगर मैं एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस के बीच में गया हूं, तो इन दोनों प्रोसेस के बीच में कितना चेंज हुआ है एंट्रोपी का, वो मैं लिख सकता हूं। फर्स्ट जो पॉइंट था उस प्रोसेस का, जहां पे मेरा फाइनल पॉइंट क्या है, डेल्टा क्यू बाई टी, ये मैं लिख सकता हूं। किस केस में लिख सकता हूं? रिवर्सिबल प्रोसेस में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि चेंज इन एंट्रोपी हमेशा आप लिखोगे रिवर्सिबल साइकिल के केस में, आइडियल साइकिल के केस में। कभी भी इरिवर्सिबल साइकिल में आप डायरेक्टली ऐसा नहीं लिख पाओगे। क्यों नहीं लिख पाओगे, मैं अभी बताता हूं आपको। यहां पे देखिए, इस कंसेप्ट के बाद एक आता है क्लोजियस इनइक्वालिटी। वहां पे क्या आता है? वहां पे ये बोलता है कि डेल्टा क्यू बाई टी रिवर्सिबल प्रोसेस की अगर बात की जाए और मैं साइक्लिक इंटीग्रल की भी बात करूं, अगर रिवर्सिबल साइकिल की है, तो ये जो टर्म है, जो आपको ये टर्म दिख रही है, ये ग्रेटर देन होगी किससे? साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इन इरिवर्सिबल प्रोसेस। ये क्लोजियस इनइक्वालिटी बताता है आपको। तो आपको पता है कि ये टर्म क्या है? ये चेंज इन एंट्रोपी है। इसको तो आप चेंज इन एंट्रोपी बोल नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि चेंज इन एंट्रोपी हमेशा रिवर्सिबल साइकिल में बोल सकते हो। तो आप इसको तो बोल सकते हो चेंज इन एंट्रोपी। तो यहां से आप इसकी जगह ये लिख सकते हैं डायरेक्ट ds या डेल्टा एस चेंज इन एंट्रोपी। यहां पे है ग्रेटर देन साइन, तो ग्रेटर देन साइन
डेल्टा क्यू बाई टी। अब देखिए, अब यहां पे ग्रेटर देन साइन का मतलब क्या हुआ? यहां पे ग्रेटर देन साइन का ये मतलब हुआ कि जो भी आपकी चेंज इन एंट्रोपी होने वाली है वो होगी डेल्टा क्यू बाई टी प्लस एक्स। अब यहां पे ये एक्स क्या है? वो है आपके पास ये जो एंट्रोपी चेंज हुई है ये हुई है ड्यू टू हीट, क्योंकि यहां पे डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, जो भी टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से चेंज इन हीट थी उसकी वजह से जो एंट्रोपी चेंज हुई है वो, प्लस ये है आपकी इरिवर्सिबिलिटी की वजह से, फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से। तो यहाँ पे आपकी दो चीजों की वजह से एंट्रोपी चेंज होने वाली है। तो आप डायरेक्टली लिखोगे डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एस ई, ये हीट की वजह से जो चेंज होने वाली है एंट्रोपी, और डेल्टा एस आई जो कि फ्रिक्शनल इफेक्ट और इरिवर्सिबिलिटी की वजह से होने वाली है। तो अगर मैं बात करूं रिवर्सिबल साइकिल की, तो रिवर्सिबल साइकिल में चेंज इन एंट्रोपी क्या होने वाली है आपको पता है? रिवर्सिबल साइकिल में फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से तो एंट्रोपी जीरो होगी। फ्रिक्शनल इफेक्ट से रिवर्सिबल साइकिल में कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होने वाला, तो जीरो होगी। बट अगर आपको सिर्फ रिवर्सिबल साइकिल बोला है तो आप बोलोगे रिवर्सिबल साइकिल में चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू होगी डेल्टा एस ई, जो कि ये टर्म की वजह से होने वाली है। बट अगर आपको बोल दिया इरिवर्सिबल साइकिल है उसके लिए बताओ, तो इरिवर्सिबल साइकिल के तो दोनों के लिए होगी, इससे भी कुछ ना कुछ चेंज इन एंट्रोपी होगी, इससे भी कुछ ना कुछ चेंज इन एंट्रोपी होगी। बट अगर आपको बोला जाए एडियाबैटिक इरिवर्सिबल साइकिल है, अब बताइए चेंज इन एंट्रोपी क्या होगी? तब आप बताओगे कि इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में इरिवर्सिबल की वजह से, फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से कुछ ना कुछ एंट्रोपी चेंज होने वाली है। बट एडियाबैटिक की वजह से डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो ये वाली टर्म तो निग्लेक्ट हो जाएगी। तो उस केस में डेल्टा एच जो चेंज इन एंट्रोपी है वो सिर्फ फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से होने वाली है। देखिए, चेंज इन एंट्रोपी को समझने का सबसे आसान तरीका यही है कि अगर आपके पास एक सिस्टम था और इस सिस्टम में आपने विद द हेल्प ऑफ स्टिक एंड फ्रिक्शनल इफेक्ट आपने इसको हीट प्रोड्यूस करवाई इसके अंदर, तो जो भी आपने हीट प्रोड्यूस करवाई यही हीट अगर मैं रिवर्सिबली हीट प्रोड्यूस करवाता, यहाँ पे क्या है आपने हीट दी और ये प्रोसेस है रिवर्सिबल, यहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं यूज किया आपने, तो यहाँ पे भी जो भी आपने हीट प्रोड्यूस करवाई वो बिल्कुल सेम है। इन दोनों प्रोसेस में हीट प्रोड्यूस बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे फ्रिक्शनल इफेक्ट की हेल्प से करवाई, यहाँ पे आपने रिवर्सिबली हीट ऐड करवाई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इरिवर्सिबल प्रोसेस में दो तरीकों की वजह से चेंज इन एंट्रोपी हो सकता है, एक तो डेल्टा क्यू बाई टी इंटीग्रल उसकी फॉर्म से, और दूसरा फ्रिक्शनल इफेक्ट की फॉर्म से। यहाँ पे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर आपके पास एक, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इसलिए मैं टाइम ले रहा हूं यहाँ पे, अगर आपके पास पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट था, इसके अंदर आइडियल गैस थी, आपने क्या किया, आपने पिस्टन को अंदर मूव करवा दिया और उसके बाद वापिस ले गए इस पॉइंट पे, सबसे पहले कंप्रेस किया उसके बाद एक्सपेंड कर दिया। तो अब अगर मैं पूछूं कि चेंज इन एंट्रोपी क्या होने वाली है, चेंज इन एंट्रोपी तो पॉइंट फंक्शन होता है, तो अब क्या बोलोगे कि चेंज हुई है कुछ एंट्रोपी या नहीं हुई है? हुई है। यहाँ पे भी चेंज इन एंट्रोपी हुई है। अगर आपने पहले एक्सपेंड किया है फिर कॉन्ट्रैक्ट कर दिया है तब भी गैस की एंट्रोपी इंक्रीज करेगी। वो क्यों करेगी? ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटी, क्योंकि अगर आपने पिस्टन को मूव करवाया कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी तो वहां पे होगी। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है आपको पता है वहां पे क्यू भी जीरो होता है, डब्ल्यू भी जीरो होता है। अब पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है, अगर मैं आपसे बोलूं कि यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी क्या है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे ना तो हीट ऐड हो रही है ना कुछ वर्क हो रहा है, तो चेंज इन एंट्रोपी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। बट ऐसा नहीं होता, चेंज इन एंट्रोपी भी हो सकता है आइसोलेटेड सिस्टम में। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर ये आपका आइसोलेटेड सिस्टम है, सपोज करो पूरी तरह आइसोलेटेड है, कोई भी हीट बाहर अंदर नहीं जा सकती, वर्क अंदर बाहर नहीं इंटरेक्ट हो सकता, बट इस पूरे सिस्टम के इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में, इस पार्ट में अलग अलग प्रोसेस हो रहे होंगे। अगर अलग अलग प्रोसेस हो रहे होंगे कुछ ना कुछ इरिवर्सिबिलिटी होगी, तो आप ये बोलोगे हमेशा कि चेंज इन एंट्रोपी इन आइसोलेटेड फॉर्म में या तो जीरो रहने वाली है या ग्रेटर देन जीरो रहने वाली है। इट मीन्स पूरे के पूरे यूनिवर्स की अगर बात की जाए जिसमें सिस्टम भी आता है, आपका सराउंडिंग भी आता है, पूरे के पूरे यूनिवर्स की बात की जाए तो आप बोल सकते हो कि डेल्टा एस यूनिवर्स जो है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहने वाले हैं। तो ये कुछ कंसेप्ट थे बहुत जरूरी पहले क्लियर करने। अब देखिए हम इन्हीं कंसेप्ट की हेल्प से क्वेश्चन कैसे सोल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में रिवर्सिबल एडियाबैटिक बोला, रिवर्सिबल बोलने का मतलब कि आपका फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से चेंज इन एंट्रोपी जीरो,
एडियाबैटिक बोलने का मतलब कि यहाँ पे डेल्टा क्यू बाई टी में चेंज इन हीट, जो हीट का इंटरेक्शन हुआ वो भी जीरो, तो डेल्टा एस आपका जीरो, तो यहाँ पे आंसर आएगा ए। सेकंड क्वेश्चन में दो इंजन है, एक रिवर्सिबल और दूसरा इरिवर्सिबल, दोनों सेम टेम्परेचर लिमिट्स में वर्क कर रहे हैं, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? अकॉर्डिंग टू कार्नोट प्रिंसिपल, एफिशिएंसी रिवर्सिबल की हमेशा ज्यादा होती है एज कंपेयर टू इरिवर्सिबल, तो डायरेक्ट आपका आंसर जो होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक इन्वेंटर है, उसने प्रपोज किया है इंजन को कि 72% उसकी एफिशिएंसी है, और टेम्परेचर लिमिट्स जो है वो 567 एंड 62 है। तो अभी देखते हैं कार्नोट प्रिंसिपल के हिसाब से, आपको पता है एफिशिएंसी रिवर्सिबल इंजन की 1 माइनस टी टू बाई टी वन है। यहाँ पे टी टू बाई टी वन कैलविन में होता है, तो आपके पास टी वन और टी टू दोनों है, इसमें 273 आप ऐड कर लीजिए, तो 273 जब आप ऐड करोगे 567 में, देन आपके पास आएगा 840, और 273 आप ऐड करोगे 62 में, देन आपके पास आएगा 335। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं 1 माइनस 335 डिवाइड बाई 840, ये लगभग आपका 60.1% आएगा। और यहाँ पे एफिशिएंसी देखिए, रिवर्सिबल की एफिशिएंसी 60.1% है, और आपके इन्वेंटर ने जो प्रपोज किया है इंजन, उसने बताया है कि 72% उसकी एफिशिएंसी है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि इससे ज्यादा एफिशिएंसी हो नहीं सकती, तो आप डायरेक्ट आंसर देंगे सी। फोर्थ क्वेश्चन में क्लोसियस स्टेटमेंट के बारे में पूछा है, जो कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट है। यहाँ पे क्लोसियस स्टेटमेंट बोलता है कि ऐसा डिवाइस कंस्ट्रक्ट करना इम्पॉसिबल है जो लो टेम्परेचर बॉडी से हाई टेम्परेचर बॉडी में हीट को ट्रांसफर करता हो और विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी एनर्जी। तो ये इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे सी को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है हीट कैंट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम लो टेम्परेचर बॉडी टू हाई टेम्परेचर बॉडी विदाउट कंजम्पशन ऑफ एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन में इनइक्वालिटी ऑफ क्लोजेस के बारे में पूछा है, तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में पूरा इंट्रोपी के बारे में डिस्कस किया, वहां पे हमें एक बात पता चली थी कि साइक्लिक इंटीग्रल अगर मैं डी क्यू बाई टी रिवर्सिबल साइकिल के लिए लिखता हूं, तो इसको मैं जीरो लिख सकता हूं। अब साइक्लिक इंटीग्रल जीरो किसका होता है? पॉइंट फंक्शन का होता है, और वो एक प्रॉपर्टी होती है। तो यहां से मैं अगर सिंपल 1 से 2 प्रोसेस में गया और डी क्यू बाई टी अगर मैं रिवर्सिबल साइकिल के लिए देख रहा हूं, तो इज इक्वल टू यहाँ पे मैं कोई प्रॉपर्टी पॉइंट फंक्शन लिख सकता हूँ, और वो पॉइंट फंक्शन क्या होगा? डेल्टा एस। क्यों? क्योंकि साइक्लिक इंटीग्रल जीरो हमेशा पॉइंट फंक्शन का होता है, तो यहाँ पे एक पॉइंट फंक्शन आएगा, तो यहाँ पे चेंज इन एंट्रोपी हुई। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि S2 माइनस एस वन इज इक्वल टू 1 से 2 डी क्यू बाई टी। ये तो हो गया रिवर्सिबल साइकिल के लिए। मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एक और बात बताई थी कि रिवर्सिबल साइकिल के केस में ही आप चेंज इन एंट्रोपी बोल पाओगे, इरिवर्सिबल के केस में कभी नहीं बोल पाओगे। तो डी क्यू बाई टी अगर मैं रिवर्सिबल की बात करूं, और डी क्यू बाई टी अगर मैं इरिवर्सिबल की बात करूं, तो यहाँ पे जो ये टर्म है साइक्लिक इंटीग्रल की दोनों के केस में, वो ये टर्म ज्यादा होगी। अगर ये टर्म ज्यादा होगी तो इस टर्म को आप चेंज इन एंट्रोपी बोलते हो, ठीक है। अब चेंज इन एंट्रोपी रिवर्सिबल साइकिल में आपने देखा जीरो है, तो आप इस स्टेटमेंट की जगह क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो डी क्यू बाई टी इरिवर्सिबल और साइक्लिक इंटीग्रल इस स्टेटमेंट की जगह, क्योंकि आपने पूरी की पूरी ये स्टेटमेंट को इक्वल टू जीरो कर दिया, क्योंकि यहाँ पे आपने ये प्रूफ किया था। तो डायरेक्टली आपका जो ऑप्शन आएगा इरिवर्सिबल साइकिल के केस में, वो आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 6 में एंट्रोपी चेंज के बारे में पूछा है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव जीरो क्या हो सकता है। तो आपको पता है फर्स्ट क्वेश्चन में हमने अभी डिस्कस किया कि स्मॉल चेंज इन हीट और फ्रिक्शनल इफेक्ट की वजह से या इरिवर्सिबिलिटी की वजह से भी एंट्रोपी चेंज होता है। तो यहाँ पे जो एंट्रोपी चेंज हुआ है वो रिवर्सिबल केस में तो जीरो होगा, बट इरिवर्सिबल के केस में ये पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट है, इरिवर्सिबिलिटी है, तो पॉजिटिव ही होगा यहाँ पे डेल्टा एस। अब बात मैं इसकी करता हूँ, तो सिस्टम रिजेक्ट भी कर सकता है हीट को, एक्सेप्ट भी कर सकता है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो आपका आंसर ए यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। सेवंथ क्वेश्चन में दो रिवर्सिबल इंजन है आपके पास, T1, T2 एंड T3, ये तीनों रिजर्वायर्स हैं, और दोनों इंजन रिवर्सिबल हैं, और दोनों की एफिशिएंसी भी सेम है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास T1 टेम्परेचर से आप हीट ले रहे हो, और यहाँ पे एक रिवर्सिबल इंजन है, और यहाँ पे आप जो हीट रिजेक्ट कर रहे हो वो T2 के लिए कर रहे हो, और T2 से आपने फिर से हीट ली, और यहाँ पे जो इंजन है वो भी रिवर्सिबल है, और यहाँ पे T3 टेम्परेचर पे आप रिजेक्ट कर रहे हो, और यहाँ पे देखो दोनों की एफिशिएंसी सेम है, तो एफिशिएंसी पहले इंजन की इक्वल है दूसरे के, तो 1 माइनस टी टू बाई टी वन इज इक्वल टू 1 माइनस
T3/T2 ये लिख सकते हो आप, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कार्नोट प्रिंसिपल यहाँ पे देखिए आप डायरेक्टली लिख सकते हो T2/T1 इज इक्वल टू T3/T2, और यहाँ पे T2 स्क्वायर इज इक्वल टू T1 इंटू T3, और यहाँ पे T2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 इंटू T3। तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो, यहाँ से आंसर आपका सी होगा। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं। 8th क्वेश्चन में फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पूछा है और 4 आपके पास ऑप्शंस है। ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव मार्क्स के लिए होते हैं एग्जाम में, तो इसको कैसे अटेम्प्ट करना वो देखिए। सबसे पहली बात मैं आपको इतना बता दूं कि एंट्रोपी, अगर एक प्रोसेस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में हो रहा है, अगर आपने उसको रिवर्सिबली कर दिया, वन स्टेट से दूसरे स्टेट आप गए हो, रिवर्सिबली चले गए, तो एंट्रोपी जनरेट नहीं हुई, तो इट मींस आपने जो उस प्रोसेस के अंदर, उस सिस्टम के अंदर एनर्जी थी उसको डिग्रेड नहीं किया। बट अगर आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हो बट इरिवर्सिबिलिटी के थ्रू गए हो, कुछ ना कुछ एंट्रोपी अगर जनरेट हो गई है, तो आपने अपनी एनर्जी को डिग्रेड किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात को ध्यान रखना। इसलिए हम बोलते हैं कि हमेशा प्रोसेस रिवर्सिबल कीजिए ताकि एंट्रोपी जनरेट ना हो। अगर एंट्रोपी जनरेट हुई तो आपकी एनर्जी डिग्रेड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहली बात, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस इज ऑलवेज आइसेंट्रोपिक। हमेशा हम पढ़ते आए हैं फर्स्ट चैप्टर से कि रिवर्सिबल एडियाबैटिक को ही आइसेंट्रोपिक बोला जाता है। दूसरी बात, एंट्रोपी जनरेशन इन ए प्रोसेस रिप्रेजेंट डिग्रेडेशन ऑफ एनर्जी। मैंने अभी आपको बताया एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम कैन नेवर बी डिक्रीज, क्योंकि मेरे को पता है डेल्टा एस जो टोटल है वो डेल्टा क्यूब बाई टी प्लस डेल्टा एस जनरेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है ये रिवर्सिबिलिटी और रिवर्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगी, और आइसोलेटेड केस में तो डेल्टा क्यू जीरो होगा, क्योंकि वर्क और हीट का इंट्रैक्शन यहाँ होता नहीं है। अगर रिवर्सिबल है तो ये जीरो, और अगर इरिवर्सिबल है तो पॉजिटिव, तो कभी डिक्रीज तो की नहीं, तो ये भी ठीक है। तो आंसर हमारे पास हुआ डी। 9th क्वेश्चन में कार्नोट इंजन रिजेक्ट 50% ऑफ एब्जॉर्ब्ड हीट टू द सिंक एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये यहाँ पे टेम्परेचर ऑफ द हीट सोर्स पूछा है। तो यहाँ पे T1 टेम्परेचर आपका सोर्स का है, यहाँ से आप हीट ले रहे हैं Q1, और यहाँ पे आपका हीट इंजन है, और ये कार्नोट इंजन है याद रखिएगा, और यहाँ पे Q2 के साथ T2 है, और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, देखो एफिशिएंसी आप सभी को पता है 1-T2/T1 होती है कार्नोट की, और इस एफिशिएंसी को आप W/Q1 भी लिख सकते हैं, जो भी आपने हीट सप्लाई की। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपको कुछ वर्क मिल रहा है तो आप ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q1-Q2। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ आप ये लिख सकते हैं W इज इक्वल टू Q1-Q2। तो यहाँ पे आपके पास जो हीट सप्लाई है और जो हीट रिजेक्टेड है, हीट रिजेक्टेड 50% है, तो आप ये लिख सकते हैं 0.50 ऑफ Q1, और यहाँ से आपके पास W इज इक्वल टू आ जाएगा 0.50 ऑफ Q1। तो आपके पास W आ गया। अब यहाँ से आप इस इक्वेशन का यूज कीजिए, और इस इक्वेशन में W आपको पता है 0.50 ऑफ Q1 है, ठीक है, और यहाँ पे Q1 इज इक्वल टू 1-T2/T1। अब T2 क्या है? हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड कितनी दी है? 27 डिग्री सेल्सियस, मतलब केल्विन में 300 डिवाइड बाय T1 जो कि आपका सोर्स का टेम्परेचर है। यहां से Q1 से Q1 गया, और यहाँ पे आपका 300 डिवाइड बाय T1 इज इक्वल टू 1-0.50 जो कि होगा 0.5 ही, और यहाँ पे आपका T1 टेम्परेचर जो आएगा वो आएगा 300 डिवाइड बाय 0.50, और यहाँ से आपके पास 600 केल्विन आ जाएगा। और टेम्परेचर अगर डिग्री सेल्सियस में आपसे पूछा है तो 273 आप इसमें से माइनस कर दीजिए, तो 327 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ से। तो आंसर आपका होगा डी। 10th क्वेश्चन में कार्नोट इंजन ऑपरेट बिटवीन द 27 एंड 227 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। कार्नोट इंजन बोल दिया तो आपको डायरेक्टली पता है एफिशिएंसी 1-T2/T1 होगी यहाँ पे, और यही एफिशिएंसी W/Q1 भी होती है। Q1 हीट जो आपने T1 टेम्परेचर से ली है, जो सप्लाई की है। अब यहाँ पे इज इक्वल टू 1-T2 कितना है आपके पास? 27, इसमें 273 ऐड करना पड़ेगा, आपको पता है। तो 300 डिवाइड बाय 227 में 273 ऐड कीजिए तो 500। अगर इसको हम सोल्व आउट करें तो 1-0.60, और यहाँ से आ जाएगा 0.40 आपकी एफिशिएंसी, और यही एफिशिएंसी आपकी W/Q1 भी है, और यहाँ पे आपको वर्क दिया है 250 किलो जूल, तो Q1 इज इक्वल टू 250 किलो जूल डिवाइड बाई 0.40, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 625 किलो जूल आंसर। तो आंसर है आपके पास यहाँ पे डी।
11th क्वेश्चन, परपेचुअल मोशन मशीन ऑफ द सेकंड काइंड वायलेट्स। अब यहाँ पे PMM2 के बारे में हमें पता होना चाहिए कि PMM2 है क्या। तो PMM2 ये बोलता है कि अगर आप एक सिंगल रिजर्वायर से इन द फॉर्म ऑफ हीट आप एनर्जी को ले रहे हो, तो एक ऐसा इंजन आपने बनाया है जो कि जो Q1 अमाउंट आप हीट सप्लाई कर रहे हो इंजन को, वो इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क आपको दे रहा है। कहने का मतलब T1 टेम्परेचर से Q1 आपने एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट ली है, तो यही इंजन आपको इक्वलेंट अमाउंट ऑफ वर्क देने वाला है। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये किसने बोला है? ये बोला है केल्विन प्लैंक स्टेटमेंट ने। 12th क्वेश्चन में टू फाइनाइट हीट सोर्स है आपके पास, दोनों के टेम्परेचर आपके पास गिवन है, मैक्सिमम वर्क आउटपुट बोला है, कहने का मतलब रिवर्सिबल इंजन है, फाइनल टेम्परेचर के बारे में बात की है। तो डायरेक्टली आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए कि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T1 इंटू T2 होता है, और यहाँ पे T1 आपके पास 1600 है और यहाँ पे T2 आपके पास 400 है। इसको सोल्व करोगे तो इन दो जीरो से एक जीरो और यहाँ से एक, 4 से 2 और 16 से 4, तो यहां से 4 इंटू टू 8, 800 इसका आंसर होगा, आंसर नंबर ए। 13 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ द डिवाइस कंप्लाइज विद द क्लोजर स्टेटमेंट। यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है। क्लोजर स्टेटमेंट ने सिंपल ये बोला कि अगर आपको लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर करनी है, देन आपको कुछ ना कुछ एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी, आपको वर्क देना ही पड़ेगा। तो अगर मैं हीट पंप की बात करूं या रेफ्रिजरेटर की बात करूं, तो आप कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम करवाते हो, तभी आप लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर हीट ट्रांसफर कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका आंसर आना चाहिए सी। 14 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि थर्मोडायनेमिक्स का कौन सा वो लॉ है जो आपको फिजिबिलिटी और डायरेक्शन के बारे में बताता है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप जीरोथ लॉ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको टेम्परेचर स्केल के बारे में बताया जाता है। फर्स्ट लॉ में आपको पता है कि हीट और वर्क के बीच का इंट्रैक्शन और उनमें क्या रिलेशन होने वाला है उसके बारे में बताएगा, इंटरनल एनर्जी के सिनेरियो के लिए बताएगा, और सेकंड लॉ आपको बताएगा कि आप किस डायरेक्शन में जाएं कि आपका प्रोसेस फिजिबल हो सकता है। तो यहाँ पे आपका आंसर डायरेक्ट आएगा सी। 15 क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस ऑन टीएस डायग्राम। अब स्लोप की बात की जाए तो dy बाई dx होता है स्लोप, अगर आपकी x और y एक्सिस है। यहाँ पे आपकी एक्सिस क्या है, t और s, तो यहाँ पे स्लोप क्या होगी, dt बाई ds। अब आपको TDS इक्वेशन पता होनी चाहिए। दो TDS इक्वेशन हमारे पास होती हैं, एक होती है TDS इज इक्वल टू du प्लस pdv, और दूसरी TDS इक्वेशन हमारे पास होती है TDS इज इक्वल टू dh माइनस vdp। अब आपको कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, यहाँ पे आपको बोला है आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट प्रोसेस, तो आपको ये इक्वेशन यूज करनी है। वॉल्यूम कांस्टेंट में dv जीरो होगा, अगर dv जीरो होगा तो ये पूरी टर्म जीरो, तो आप लिख सकते हो TDS इज इक्वल टू du, और du क्या होता है CVdt, तो यहाँ पे आपको dt बाई ds की वैल्यू आएगी t डिवाइड बाई cv, और ऑप्शन आपके पास होगा बी। 16 क्वेश्चन में द थ्रोटलिंग ऑफ गैस इज हाईली इरिवर्सिबल प्रोसेस। यहाँ पे थ्रोटलिंग ऑफ गैस के बारे में बात की है, तो आपको बता दूं यहाँ पे अगर आपके पास एक सिस्टम है और इस सिस्टम को आप दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तरफ आपने कंप्लीटली वैक्यूम रखा है और दूसरी तरफ आपकी आइडियल गैस है। अब यहाँ पे आपका टोटली एडियाबैटिक होगा, कोई भी हीट का ट्रांसफर बाहर से अंदर और अंदर से बाहर नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होने वाला, टोटली एडियाबैटिक है। अब थ्रोटलिंग प्रोसेस में आपको ये ध्यान में रखना है कि H1 इज इक्वल टू H2 होता है, कोई भी इंथैल्पी का चेंज यहाँ पे नहीं होगा। जब आप इस पार्टीशन को अलग करोगे तो ये पूरी की पूरी गैस एक्सपैंड करके पूरे के पूरे सिस्टम में फैल जाएगी। अब इसकी वजह से होगा क्या, आपका प्रेशर बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा, आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ गया है। अब यहाँ पे इंथैल्पी आपकी कांस्टेंट रहने वाली है, कोई भी वर्क डन होता नहीं है और कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होती यहाँ पे। तो ये तीन कंडीशंस होती हैं आइडियल थ्रोटलिंग की। अब यहाँ पे वर्क डन की अगर बात की जाए तो आपको पता है पीडीवी वर्क डन होता है। अब होता क्या है, ये जो आपका पी है, ये पी कौन सा पी है, जब आप किसी पिस्टन सिलेंडर की बात करते हो तो इसके अंदर अगर गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, आपको इसको कंप्रेस करना है, तो आपको जो ये रेजिस्टिंग प्रेशर लग रहा है ये इसकी बात करता है। अब यहाँ पे तो वैक्यूम है, अब वैक्यूम में तो प्रेशर कुछ नहीं होता, तो यहाँ पे ये टर्म जीरो हो जाएगी, जिसकी वजह से वर्क डन जीरो हो जाता है। और क्यू तो जीरो होगा ही क्योंकि टोटली एडियाबैटिक है, और इंथैल्पी में कोई चेंज नहीं आएगा। ये आइडियल थ्रोटलिंग प्रोसेस की बात हो। बट अगर मैं यहाँ पे बात करूं जो कि इरिवर्सिबल प्रोसेस है, तो आप बोल सकते हो कि टेम्परेचर डिक्रीज करेगा और प्रेशर भी डिक्रीज करेगा, तो आंसर आपका इसका आएगा बी। 17th क्वेश्चन, व्हाट इज द एंट्रोपी एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर।
अब इसका आंसर देने के लिए सबसे पहली बात, अगर आपने एक प्रोसेस किया है 1 से 2 स्टेट के बीच में और उसके बीच आपने इरिवर्सिबिलिटी की वजह से एंट्रोपी जनरेट करवा दी है, देन आप टोटल एनर्जी में से कुछ एनर्जी अनअवेलेबल कर दोगे वर्क करने के लिए। इट मींस उस अनअवेलेबल एनर्जी से आप वर्क नहीं ले पाओगे। दूसरी बात ये, अगर आप एंट्रोपी को इंक्रीज कर रहे हो तो आप डिसऑर्डरनेस इंक्रीज कर रहे हो, आप एनर्जी को डिग्रेड कर रहे हो। अब एंट्रोपी कितनी मैक्सिमम चेंज हो सकती है? मैक्सिमम वहीं तक चेंज हो सकती है जितना मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस हो सकता है। एक बार आप उस पॉइंट पे पहुंच गए जहां पे मैक्सिमम डिसऑर्डरनेस हो सकता है, उसके बाद एंट्रोपी नहीं चेंज करेगी। तो यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट की बात की गई है। ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट है जहां पे आपका गैसियस, लिक्विड और सॉलिड फेस, तीनों फेस इकट्ठे मिलते हैं। तो इससे ज्यादा डिसऑर्डरनेस आपको कहीं नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो आपका आंसर होना चाहिए ए। 18th क्वेश्चन में इफ द सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर इज फॉर थर्मल एफिशिएंसी के बारे में पूछा है। डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको रिलेशन डायरेक्टली पता होना चाहिए। एफिशिएंसी थर्मल जो है वो 1/1 प्लस सीओपी रेफ्रिजरेटर होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सीओपी रेफ्रिजरेटर का आपको 4 दिया है तो 1, यहां से आपको 1/5.2 आपका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, if the COP of the Carnot refrigerator is 6, the ratio of lower and the higher absolute temperature के बारे में पूछा है। तो डायरेक्टली आपको ये पता होना चाहिए COP रेफ्रिजरेटर का क्या है। रेफ्रिजरेटर में आपको पता है कि रेफ्रिजरेटर में आप खुद कुछ ना कुछ वर्क देते हो, तो ये लोअर टेम्परेचर से हीट को उठाता है और हाइयर टेम्परेचर में हीट को देता है। तो यहाँ पे COP रेफ्रिजरेटर आपका डायरेक्टली आएगा लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाय हाइयर माइनस लोअर। तो ये रेफ्रिजरेटर का डायरेक्ट सीओपी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए आप सीओपी आपको 6 दिया है, यहाँ पे TL डिवाइड बाई TH माइनस T6 होगा और यहाँ पे हो जाएगा 6TH इज इक्वल टू 7TL। और यहाँ से आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है लोअर से हाइयर। तो लोअर टू हाइयर अगर टेम्परेचर का रेशो आपको पूछा है तो आपके पास आएगा 6/7, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। 20th question में a Carnot engine has an efficiency of 0.86. If the direction of cycle is reversed, what will be the COP of the Carnot refrigerator? यहाँ पे इंजन की एफिशिएंसी दी है, उसके बाद साइकिल को रिवर्स किया गया है और सीओपी पूछी है कार्नोट रेफ्रिजरेटर की। तो कुछ रिलेशंस आपको डायरेक्टली पता होने चाहिए। पहली बात ये कि किसी भी कार्नोट अगर साइकिल है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होने वाली है, थर्मल एफिशिएंसी की अगर बात करूं तो 1 माइनस T2/T1, ये आप सभी को पता है। यही एफिशिएंसी आपको दी है 0.86। यहाँ पे सीओपी आप लिख लीजिए। सीओपी अगर मैं हीट पंप की बात करूं तो वो होता है T1 डिवाइड बाय T1 माइनस T2। और अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं 1/एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। दूसरी बात ये कि अगर मैं सीओपी, ये हीट पंप की है, अगर मैं रेफ्रिजरेटर की बात करूं तो डायरेक्टली मेरे को एक रिलेशन पता है कि सीओपी हीट पंप -1। तो ये डायरेक्टली रिलेशन मेरे को एक पता है। अब इस रिलेशन का मैं यूज करूंगा और वो यूज कैसे होगा, सीओपी हीट पंप, यहां से मेरे को ये रिलेशन पता है क्योंकि मेरे को एफिशिएंसी दी हुई है। तो यहां से इसकी जगह 1/एफिशिएंसी ऑफ इंजन रख सकता हूँ -1। यहाँ पे 1/0.86 -1 होगा। अब इसको सोल्व कीजिए थोड़ा सा। इसको सोल्व करने के बाद 0.162 COP ऑफ रेफ्रिजरेटर आपका आएगा 0.162, जो कि आपका आंसर होगा बी। यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखने वाली है कि आपको डायरेक्ट कुछ रिलेशन ध्यान में रखने हैं। एफिशिएंसी का रिलेशन हो, सीओपी का रिलेशन हो जो कि हीट पंप और रेफ्रिजरेटर का होगा। तो इन चीजों को आपको डायरेक्टली माइंड में रखना है। ओके फ्रेंड्स, ये लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में मैं एंट्रोपी के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलूंगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हम लेंगे उसमें। और नेक्स्ट लेक्चर के बाद सेकंड लॉ एंड एंट्रोपी में कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं बचेगा जो हमने रिवाइज ना किया हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।